वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जैसे कि हमजा और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि पाकिस्तान को कहने को तो कहते हैं कि जी ये ज़राई मुल्क है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान से ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में ना सिर्फ कमी वाक़या हुई है बल्कि इस शोबे में तो दरामदात देखी जा रही है कि वो बढ़ गई हैं। वो बढ़ रही हैं बिल्कुल। तो किस तरह का ज़राई मुल्क है, सवालात ये उठते हैं। ज़राई मुल्क होने के बावजूद मुल्क में उन्हीं ग़िज़ाई अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं जो यहाँ पैदा होती हैं। उनमें से बहुत सी अशिया बैरून मुल्क से हमें दरामद करके उन पर भारी ज़र मुबादला जो है वो भी खर्च करना पड़ा। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन अगर रवा माली साल की ही बात कर ली जाए तो 11 माह के दौरान पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 1200 अरब की खाने पीने की जो अशिया थी वो दरामद की हैं, जो कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तो 24% ज़्यादा है। हाँ जी, और वफाकी दायरा बराए शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से मई के दौरान 157 अरब 78 करोड़ की गंदम दरामद की गई है। यकम जुलाई 2020 से मई 2021 तक 36,12,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद। अच्छा हमजा, यहाँ पर जिस तरह से हुकूमती दावे बड़े आए थे कि इस बार तो बम्पर क्रॉप है, ये है वो है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने इतनी ज़्यादा तादाद में जो गंदम है वो दरामद की है, जो कि अगले साल के लिए कह रहे हैं कि अगले साल शायद ऐसे हालात नहीं। लेकिन अभी की ही बात है हमजा कि जिस तरह से भी हम लोग यही दावे हमारी हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं कि इस बार भी बम्पर क्रॉप है, लेकिन देखने में सुनने में ये भी आया है कि इस बार भी कहा जा रहा है कि दरामद करनी पड़ सकती है गंदम। अगर देखा जाए जुलाई से मई के दौरान तो 86 अरब रुपए की चाय की पत्ती भी दरामद की गई। और दस्तावेज के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि रवा माली साल के दौरान अब तक 99 अरब रुपए की मुख्तलिफ दालें जो हैं वो भी दरामद की जा रही हैं। और यही दस्तावेज में बताया गया है कि रवा माली साल के दौरान 382 अरब रुपए का पाम ऑयल दरामद हुआ, 32 अरब रुपए के मसाला जात और 12 अरब के खुश्क मेवाजात भी दरामद किए हमने। इसी अरसे के दौरान 28 अरब रुपए का दूध, क्रीम और दीगर अशिया दरामद की गई हैं। और यकम जुलाई 2020 से कहा जा रहा है कि मई 2021 तक 21 अरब की चीनी भी दरामद हुई है। ये है अदाद शुमार जो कि हम लोगों ने अब इस साल में हम लोगों ने दरामद की है। 11 माह के इतनी ज़्यादा, बिल्कुल 11 माह के, और 11 माह के अंदर हमने इतनी मिकदार में फूड सिक्योरिटी के हवाले से हम दावे तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम जान भी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान ने रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर हम बात कर रहे हैं 1200 अरब की अशिया खुरोनोश दरामद की हैं। ये सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है सर। हुकूमत इस मसले से कैसे निमट रही है, क्या कर रही है? ये सूरत बिल्कुल वाकई अलार्मिंग है। और जिस तरह 48,40,000 लोग हर साल बढ़ जाते हैं, ये फर्दर ग्रेव हो सकती थी अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है बड़ा बिग वे में प्लान ना बनाते। बेसिकली हमारी हुकूमत ने ज़राअत का टोटल डिज़ाइन चेंज कर दिया है। अच्छा। आप कह लें कि अब जो वज़ीर-ए-आज़म का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसकी 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उसमें यह है कि हम पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5.5 करोड़ एकड़ ज़मीन आबाद है, ठीक है। उसमें फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा। पैदावार बढ़ाने के लिए 2 प्रांग स्ट्रेटजी है। एक ये कि जो फसलें ज़्यादा पैदावार देती हैं वो ज़्यादा काश्त की जाएँ, और जिन फसलों की लिमिटेशन है पैदावार देने की वो कम काश्त की जाएँ, या आप कह रहे हैं उनको कंटेन किया जाए, उनका रकबा ना बढ़ाया जाए। मसलन मकई पैदावार ज़्यादा देती है और गंदम पैदावार कम देती है, तो मकई की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो वही है जो गंदम की न्यूट्रिशनल वैल्यू है। लिहाजा हम अपने सिस्टम में हमारी जो फ्यूचर की ये वाली यू कैन से कि स्ट्रेटजिक क्रॉप है वो मकई होगी, क्योंकि हमारे पास कुछ 1.5 अरब ये पोल्ट्री है और 10 करोड़ के लगभग जानवर है। सो उनको फीड करने के लिए हमें 40 मिलियन टन फीड चाहिए। कम से कम हम समझते हैं कि 25 मिलियन टन अगर फीड हो तो ये मीडियम जो लेवल है इनपुट का वो उस पर फीड होगी वो। लिहाजा उसके लिए हम 25 मिलियन टन मकई पैदा करना चाह रहे हैं, और अच्छा। वो उसको स्ट्रेटजिक क्रॉप दिए बगैर हो नहीं सकती। फिर साइलेज भी मकई से आता है। साइलेज आप कह लें कि आम चारे को रिप्लेस करेगा, और एफिशिएंसी जो है वो चारे की या पाउडर की वो बढ़ जाएगी। एकड़ थोड़े लगेंगे, रिजल्ट ज़्यादा आएंगे, दूध ज़्यादा होगा, गोश्त ज़्यादा होगा। लिहाजा लाइफ स्टॉक को हम ब्रीड के अलावा जो इम्प्रूव करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अच्छी फीड, अच्छा फाडर और डिजीज़ कंट्रोल और हाउसिंग प्रैक्टिसेस। पहले भी हम बात कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से तो बड़े दावे किए जा रहे थे कि इस बार तो बम्पर क्रॉप है, लेकिन क्या वजह हुई कि गंदम को दोबारा से हमें दरामद करने की ज़रूरत पेश आई? देखें, इसमें बम्पर क्रॉप हुई है राइस की, वो मतलब डेफिनेटली अच्छी एक्सपोर्ट हो रही है। बम्पर क्रॉप हुई है मेज़ की, आपको नज़र आ रहा है कि उसका 400 रुपये रेट कम हुआ है इन दिनों।
1600 रुपये रेट चल रहा था, इस वक्त 1300 चल रहा है, 300 रुपये रेट उसका कम हुआ है, मतलब एक्सेस हो गई पाकिस्तान में और फीड जो सस्ती होनी शुरू हो गई। इसी तरह बम्पर क्रॉप जो पैदा हुई है, यू कैन से गंदम, बेसिकली चीनी और आटा, ये पिछले साल दो चीज़ें इसकी जैसे कि शार्टेज आई, शार्टेज आई उसे मसनूई कहें या एक्चुअल कहें, जब शार्टेज आई तो उसमें इन्वेस्टर आ जाता है, स्पेकुलेशन जब बढ़ती है तो उसमें इन्वेस्टर जो है या ज़हीरा अंदोज़ जो है वो आ जाता है। ज़हीरा अंदोज़ जब आता है तो उसकी लिमिट कोई नहीं होती, यहाँ पैसे लोगों के पास हैं, वो चीज़ें ख़रीद के छुपा के ज़हीरा अंदोज़ी कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली एक मसनूई शार्टेज की माहौल पैदा हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप 2, 3, 4 मिलियन टन ला के रखें, वो ज़हीरा अंदोज़ ख़रीद के रख लें, वो भी शौक़ पूरा कर लें। जब शौक़ पूरा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाएगी। इस वक्त देखें गंदम जो है लोगों के घरों में पड़ी हुई है, काफ़ी गंदम है। इस साल हमारी गंदम जो है रिक्वायरमेंट से 1.5 मिलियन टन ज़्यादा पैदा हुई है। हमारी रिक्वायरमेंट को 108 किलो हम आटा खाते हैं, 22 करोड़ लोगों को अगर 108 किलो आटा तो 25 मिलियन टन गंदम बनती है। 1 मिलियन टन जो है तकरीबन ये सीड लगता है, 26 मिलियन टन की इस मुल्क में रिक्वायरमेंट है। हमारे पास जो गंदम पैदा हुई है 27.3 मिलियन टन हुई है, इसका मतलब 1.5 मिलियन टन हमारे पास गंदम ज़्यादा पैदा हुई है। बट इस वक्त भी आप कह लें कि लोगों ने चूँकि वो होल्डिंग की है, उससे बचने के लिए या नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, हमने 3 मिलियन टन गंदम की इंपोर्ट का प्लान किया है। ठीक है चीमा साहब, हमें ये बता दें कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से आप आइंदा साल कैसा देख रहे हैं? क्या हमें यूरिया और दूसरी जो खादें हैं वो भी इंपोर्ट करना पड़ेंगी? देखिए फूड सिक्योरिटी आप भूल जाएं, फूड सिक्योरिटी में आप शार्टेज का लफ्ज़ भूल जाएं। हमने इसकी जो प्लान की है सर, आप कह लें कि फूड शार्टेज थी, लिहाजा जो इन्फ्लेशन थी वो फूड में ज़्यादा थी। अगले साल जो इन्फ्लेशन अगर खुदा न खास्ता होती है तो सबसे कम जो इन्फ्लेशन होगी वो फूड में होगी। सो आप कह लें कि जिसे कहते हैं फूड सिक्योरिटी, इमरान खान का जिस तरह आप कह लें पैशन था इसका, स्पोर्ट्स थी, फिर टूरिज़म आया, एजुकेशन आई, हेल्थ आई, सो जिस तरह वो एक फिर एनवायरनमेंट आया। सो आप गौर करें तो इमरान खान ने बड़े ऐसे गैर रवायती फील्ड में परफॉर्म किया है। स्पोर्ट्स मतलब कभी बड़े आदमियों का ये शोबा नहीं था। इमरान खान पहले आदमी थे जो बड़े थे और स्पोर्ट्स उनका शोबा बना। फिर टूरिज्म कभी स्टेट्समैन ने कभी यहाँ परफॉर्म नहीं किया। एनवायरनमेंट जैसे आप कह लें टॉपिक को कभी नहीं छेड़ा। इसी तरह यहाँ फूड सिक्योरिटी में कभी किसी आप कह लें किसी पाकिस्तान के हुक्मरान ने कभी बात नहीं की। वो आरजा अमूर और दाहला अमूर, आरजा और दाहला तक की बात रहती है। बड़ी बड़ी कभी हिम्मत करे तो इंडस्ट्री में आ जाते हैं। सो इमरान खान जो नेक्स्ट चैंपियन या उनकी टोपी में जो नेक्स्ट फैदर आ रहा है वो आ रहा है आप कह लें कि फूड सिक्योरिटी का। ही विल बी चैंपियन known as फूड सिक्योरिटी या फूड रिफॉर्मिस्ट। बिल्कुल। अच्छा चीमा साहब, इस बारे में बता दीजिएगा कि अब पाकिस्तान किन एजनास में खुद कफील है, क्योंकि दस्तावेज साथ के मुताबिक तो कहा जा रहा है कि रवा माली साल के दौरान अब तक 99 अरब रुपए की मुख्तलिफ दालें जो हैं वो इम्पोर्ट की गई हैं। ये पहले से कम हो गई हैं, पहले ज़्यादा होती थी। पहले थी तो $921 मिलियन, $921 मिलियन से तकरीबन $600 मिलियन पे आ गई हैं। ये हमारी अचीवमेंट है। हमने बेसिकली जो डिटेरियोरेशन या डिक्लाइन के जो ट्रेंड्स थे वो हमने कंट्रोल कर लिए हैं। जिस तरह आप कह लें कि गुर्बत में की लकीर से नीचे जाने वाले लोगों का जो ट्रेंड था वो हमने अरेस्ट कर लिया। फिर जिस तरह आप कह लें कि फूड डेफिशिएंट जो लोग थे वो ट्रेंड हमने अरेस्ट कर लिया है। दालों की इंपोर्ट जो बढ़ रही थी उसे अरेस्ट कर लिया हमने, वो ट्रेंड रिवर्स हो गया। गंदम इस साल हमने कर लिया पूरी 1.5 मिलियन टन हम ज़्यादा हैं। चीनी में हम 1.5 मिलियन तकरीबन 1 मिलियन टन ज़्यादा होंगे। दालों में अभी हमें कोई 1.5 साल लगेगा। हमने बलूचिस्तान और ये आप कह लें ये वाला KPK में डेरा इस्माइल खान डिवीजन और बलूचिस्तान, ये हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दालों के लिए। हम यहाँ दालें पूरी कर रहे हैं। हमारी जो ऑलिव ट्रीज की ये आपका पिंडी डिवीजन और KPK का नॉर्थ KPK और ये बलूचिस्तान नॉर्थ सारा और यू कैन से दिस GB, ये हमारा बन रहा है, हब बन रहा है जैतून का। और नॉर्थ जो बलूचिस्तान है KP और बलूचिस्तान, ये हमारा बन रहा है इसका सोयाबीन का। सो हमने मैपिंग कर ली है, प्लान कर लिया है, जोनिंग कर लिया है। हम क्लस्टर बनाने जा रहे हैं, वेजिटेबल्स के भी, फ्रूट्स के भी, एडिबल ऑयल के भी, और इसका यू कैन से दिस गंदम, मकई, इनके हम क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। काटन को हम लेके जा रहे हैं चोलिस्तान की तरफ, हम बलूचिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं, हम रहीमिया बावलपुर डिवीजन में लेके जा रहे हैं, हम हैदराबाद डिवीजन और मीरपुर खास डिवीजन में लेके जा रहे हैं, हम इधर यू कैन से सखर डिवीजन में इसको लेके जा रहे हैं। सो हमने जोनिंग कर ली है
अब जोनिंग के मुताबिक हम एक इंच ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे। 22 करोड़ एकड़ है हमारे पास, 22 करोड़ एकड़ को ही ग्रीनिफाई करने हम जा रहे हैं। दूसरी जिसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो पानी 131 मिलियन टन, 130 मिलियन एकड़ फीट पानी है, उसका एक कतरा जो है हम हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। पहले हम तकरीबन 65 के लगभग इस्तेमाल करते हैं, बाकी ज़ाया होता है, वो ज़ेर ज़मीन चला जाए या पहले समुद्र में चला जाए या सैलाबों में चला जाए, नुकसान करे। हम एक कतरे का जो जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर है वो करने जा रहे हैं। लिहाजा बड़ी बेसिक रिसर्च, वाटर का बेहतर इस्तेमाल, लैंड का बेहतर इस्तेमाल, प्रॉमिसिंग क्रॉप्स पर एकड़ ज़्यादा यील्ड देने वाली क्रॉप्स जो आप कह लें कि इम्पोर्ट हो रही हैं, वो जो हेल्थ वाइज सुपर फूड के हवाले से, फीड के हवाले से, पानी आप कह लें कि एनिमल्स के हवाले से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के हवाले से, इसमें जो जुडिशियस इस्तेमाल हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिन फसलों का, जिस मौसम का, जिस ज़मीन का, ह्यूमन बीइंग का, यहाँ के कल्चर का, यहाँ की ईटिंग हैबिट्स का, उन सारी को देख के हम एक एक चीज़ को बड़ा माइन्यूटली प्लान करें। यानी कि प्लानिंग तो कर ली गई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इंपोर्ट में जो है वो कमी हो और एक्सपोर्ट में जो है वो इजाफा हो। तो बहुत शुक्रिया आपका जमशेद चीमा साहब, आपने अपना कीमती वक्त सबसे बड़े पाकिस्तान को दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी का मामला तो अब भूल ही जाए ना, उस पर तो बात ही ना करें। और जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, उससे पहले तो हम जो शॉर्टेज है उसको पूरा कर लें और फिर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो फिर वो मामला होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी को मसला नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हम लोग उम्मीद तो हम लोगों को करनी चाहिए ना कि हमारी जो है इंपोर्ट में कमी हो, क्योंकि इंपोर्ट हमारा मुल्क जो है ज़राई मुल्क है। बिल्कुल, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ानी चाहिए और जो कमी है उसको भी पूरा करना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। बजट आया था, आवाम की तवक्कुआत थी, लेकिन सबसे बड़ी तवक्को यही थी कि महंगाई कम हो। ऐसा नहीं हो रहा, पूरा नहीं उतर सका आवाम की ये बजट, और उल्टा जो है महंगाई की वजह से हमारी जो आम आबादी है, अवाम है, वो बहुत परेशान हो गई। और बजट पेश होने के बाद हालिया हफ्ते की बात कर ली जाए तो इस दौरान महंगाई की शरह में भी 0.28% इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की औसतन शरह बढ़कर 14.52% हो गई है। हाँ जी, और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की 21 अशिया की कीमतों में जी इजाफा हुआ है, जिसमें टमाटर है, चिकन है, आलू है, घी है, दूध, दही और आटे का थैला है जो कि महंगा हुआ है। और गुज़श्ता हफ्ते के दौरान टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये 69 पैसे का इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से अगर बात कर लीजिए जिंदा मुर्गी की कीमत, उसमें 12 रुपये 19 पैसे इजाफा हुआ है। मटन की भी कीमत में इजाफा हुआ है, 4 रुपये 36 पैसे का इजाफा देखने में। और रिपोर्ट जो है इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 9 अशिया की कीमतें ऐसी हैं जिनमें कमी देखने में आई है, और कुछ अशिया हैं जिनकी कीमतें जो है उनमें इस्तेहकाम रहा है, और कुछ ऐसी हैं जो जिनमें महंगाई का इजाफा भी हुआ है। कुछ अशिया जिनमें इजाफा हुआ है। दाल मूंग की कीमत में फ़ी किलो 4 रुपये, दाल माश की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 18 पैसे, दाल मसूर की कीमत में 1 रुपया 26 पैसे, और अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में 55 पैसे की कमी हुई है। और इदारा शुमारियात का कहना है कि 21 अशिया खुरोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम भी रिकॉर्ड किया गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि हमने इतनी जल्दी उम्मीद क्यों लगा ली बजट से। अभी पेश किया गया है, बजट को भी मंजूर होना है, मामलात आगे बढ़ने हैं, अवाम अभी से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नामवर मुआशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बहुत जल्दी उम्मीदें नहीं बांध ली, लेकिन क्या बजट पेश होने के बाद कुछ महंगाई की शरह कम होनी चाहिए थी? अवाम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे और होना भी ऐसे चाहिए था। देखिए, बजट में जो हद रखा गया है महंगाई के हवाले से वो 8% रखा गया है। और अभी आपने जो बताया कि जो महंगाई इस हफ्ते में रिकॉर्ड की गई है वो 14% की महंगाई है। बजट में एटलीस्ट 3 या 4 आइटम्स ऐसे हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि जब वो उन आइटम्स के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। उसमें से एक तो तेल की कीमतों के हवाले से है। कुछ तो आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन बजट में 610 अरब रुपए का एक पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्स है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 25 से 30 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल में इस साल में यानी कि जुलाई 1 के बाद टैक्स मजीद लगाया जाएगा। तेल की कीमत जब बढ़ती है तो आप देख लीजिए कि सारी मईशत में तकरीबन हर चीज की जो है कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि तेल हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। आपके बस के टिकट बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, जो सब्जियां फार्म से मार्केट तक लाई जाती हैं उनका खर्चा बढ़ जाता है। बिल्कुल। वैसे डॉक्टर साहब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तेल की कीमत जब बढ़ती है तो अशिया जो है उनकी कीमतों में भी इजाफा होता है, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है, ट्रेंड ही एक किस्म का बन गया, क्योंकि तेल की कीमतें जब कम होती है तो अशिया की कीमतें वहीं रहती हैं, वो उनमें कमी नहीं देखने में आती।
जी दुरुस्त फरमा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि एक दफा यहाँ पाकिस्तान में जब चीज की कीमत बढ़ जाती है तो फिर हम देखते हैं कि वो नीचे नहीं आ रही। लेकिन न सिर्फ तेल, जब तेल की कीमत बढ़ रही है, यहाँ पे एलएनजी की कीमत भी बढ़ रही है। एलएनजी की कीमत बढ़ रही है तो हम एलएनजी से बिजली बना रहे हैं, तो बिजली की कीमत बढ़ने लगेगी। आलमी मंडियों में कोयले की कीमत भी बढ़ रही है। हमारे जो कोयले के पावर प्लांट्स हैं बदकिस्मती से वो सारे इंपोर्टेड कोयले के ऊपर हैं। जब इंपोर्टेड कोयले की कीमत बढ़ती है तो मजीद बिजली की कीमत बढ़ेगी। तो फिर ये इनपुट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, यानी कि अगर आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन चीजों से जो चीज बनाई जाएगी वो भी फिर महंगी निकलेगी। और कुछ टैक्सेस हैं जो शायद ढके छुपे थे बजट के अंदर, लेकिन वो कहा ही जाता है कि शायद कैबिनेट को भी ब्रीफ नहीं किया गया। जिस तरह जो पैकेज दही है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है, यकीनी बात है मार्केट में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुर्गियों का जिक्र किया, मुर्गी की कीमत उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। फिर कैटल फीड है जो हम भैंसों को और बाकी कैटल को दी जाती है, उसकी कीमत के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। तो अगर वो लगा दिया गया है तो फिर उसके नतीजे में जो चीज निकलेगी वो भी महंगी हो जाएगी। एक चीज और गौर से देख लीजिए कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट आई है उसमें पिछले हफ्ते होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, आप अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख रहे हैं, यानी कि महंगाई एट द कंज्यूमर लेवल देख रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो तकरीबन 19.4% बढ़ा था। तो मतलब ये है कि होलसेल के लेवल पे बहुत ही तेजी से कीमतें बढ़ रही थी, और वो अगले ही कुछ हफ्तों में जब होलसेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो जाहिर बात है वो रिटेल के ऊपर भी आपको और मुझे आके जो है उसके ऊपर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि हुकूमत ने जो हदफ रखा है महंगाई की शरह का, उसको कुछ वक्त भी तो देना होगा ना कि उस पर कंट्रोल कर रही हो। एक दिन अचानक तो हम ऐसा नहीं देख सकते हैं। आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, किस तरह से महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है, कोई तरीका है? देखिए, हुकूमत, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत शायद आपस में मुकाबले में आ रही हैं सूबाई हुकूमत से कि हम तनख्वाहें कितनी ज्यादा बढ़ा दें। तनख्वाहें बढ़ाने से मैं समझता हूँ कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ सकती। हुकूमत मजबूर हो जाती है तनख्वाहें बढ़ाने पे जब उसकी पॉलिसीज जो हैं महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब रहती हैं। अगर महंगाई नहीं हो रही तो फिर आप सोचिए कि आपको हुकूमतों को जो है वो तनख्वाहें बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से बहुत सारे ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में 1.5-2% से ज्यादा महंगाई नहीं होती और आप देखते हैं कि वहाँ तनख्वाहें भी नहीं बढ़ानी पड़ती। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि पिछले कोई 2-2.5 सालों से महंगाई बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। फिर हुकूमत ये कहती है कि हम जो मिनिमम वेज है, जो तनख्वाहें हैं वो भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर महंगाई पे कंट्रोल कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी अगर महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। हमजा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। जी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे।